Now, coming to today's agenda, so who is going to provide us with all this amazing information? So, we warmly welcome and honor to have Junaid Ali Bhatti with us as a speaker today. So, currently he is working as a research associate, and he is also taking labs of OS and EI at COMSAS Lahore. And he is also a developer and server administrator at Vital Green and involving the machine learning projects. He's also a lecturer at UMT, and his expertise are web development and machine learning. And his past projects includes integration of LLMs into the web page using LangChain and Pinecone and the blockchain-based NFT marketplace. So, coming to what you will be learning in today's session. So, moving on to the next, that is walk through today's session. That is, please can you move the slide to next? Yeah. So, आज का क्या हमारा एजेंडा है? सो बेसिकली ये इवेंट क्योंकि कॉमसेस के स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है एंड एज एन इल्युमिनाई आई रियली फेल्ट के देयर सो मच गैप बिटवीन थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड आई गेस कि मैं अपने बैचलर्स में ये चीज़ें बहुत लैक की हैं सो आई गेस कि अगर एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती तो इट कुड हैव बीन बेटर सो फर्स्टली we will have an intro about classical machine learning model deployment using Django and why हम क्यों डाइजेंगो फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं डिप्लॉयमेंट के लिए फॉर द मशीन लर्निंग डिप्लॉयमेंट and we will have an architecture overview as well and the most important thing is ke, what are the steps to deploy a machine learning model. Then we will move to the front end testing, ensuring that seamless integration of the front end and the back end. And then comes the most important thing that is deployment. कि हम अपने लाइव प्रोजेक्ट्स को किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, राइट? एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो कर सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस एक डेवलपर को जो फेस करना पड़ता है और वो उसकी क्या सॉल्यूशंस हैं एंड और उसके बाद हम अपना रैप अप करेंगे सेशन को विद इन QA सेगमेंट. So, without any missing any, before we proceed, there are some instruction for the participants. Please keep your microphones and cameras off. And if you have like any question, so please kindly write them in the chat box. So we will discuss them in the QA segment. So without wasting any single minute, I would want to hand over the mic to our speaker, Junaid Ali. फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे कि अभी अलीना ने आपको सबको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। एमएल जो मॉडल है उसको डिप्लॉय देखिए किस तरह से हम उसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं थ्रू जेंगो एंड एवरीथिंग। किस तरह से हम उसको अपनी वेब और मोबाइल ऐप के साथ इंटीग्रेट करके यूजर के लिए एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पर प्लीज। सबसे पहले तो हमें जो है नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो है मशीन लर्निंग की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। हमारी पहले भी तो वेब एप्स वगैरह चल रही थी और हम काफ़ी देर से यूज़ करें मशीन लर्निंग, तो रिसेंटली जो है पॉपुलर हुई है। अब मशीन लर्निंग की वजह से ना हमारे पास काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जुनेद, जो। आपकी वॉइस बहुत ही कम आ रही है, सो कैन यू ये बिट लाउड? थैंक यू. अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मशीन लर्निंग की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। हम लोग पहले सिंपल उसको अपनी दूसरी एप्स में यूज़ कर रहे थे। एक डेवलपर उसको, जो बाकी चीज़ें मशीन लर्निंग एक्सपर्ट उसको यूज़ कर रहे हैं एक बड़ी एप्लीकेशंस के अंदर। बट एक यूज़र एंड के लिए मशीन लर्निंग का क्या काम है। अब यूजर एंड के तौर पे जैसे कि आप लोग अभी यूट्यूब के ऊपर कोई एक नया अकाउंट बनाए, आप उसको सर्च करने के ऊपर जाते हैं, तो आप कोई एक वीडियो सर्च करें एंड देन उसके बाद आपको उसी की सजेशन आना शुरू हो जाती हैं। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम में थोड़ा सा आता है। उसके अलावा थोड़े से हम एनालिटिक्स के बारे में बात करते हैं। जो एनालिटिक्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं मशीन लर्निंग की तरह, हम उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर डाटा ड्रिवन डिसीजंस कर सकते हैं। अब रियल टाइम डिसीजंस के अंदर क्या है, अब जैसे कि काफ़ी जगह पर हम लोग जो मलिशियस एक्टिविटीज होती हैं उनको हम डिटेक्ट
रन टाइम के ऊपर मॉडल के थ्रू कर सकें, और कोई पर्सन अगर वहां पर अवेलेबल ना भी हो तो हम उसको उसी टाइम पे ब्लॉक कर सकें, ताकि उससे पहले हमारा कोई मजीद मेजर नुकसान होने से बच जाए। अब अक्सर कोई आप गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, तो अगर वो मल्टीप्लेयर गेम्स हैं तो उनके अंदर आप काफ़ी जगह पर हैकिंग वगैरह का सिस्टम हुआ हुआ था पहले। बट उन्होंने अब क्या कर दिया हुआ है, एक मशीन लर्निंग मॉडल उन्होंने वहां पर रखा हुआ है जो क्या करता है कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस आपके साथ कनेक्टेड हैं उनकी एक वेरिफिकेशन करता है। अगर उसको कहीं पर भी छोटा सा स्मॉल सा भी मिस्टेक उसको नजर आती है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, देन उस प्लेयर को फौरन उससे पहले ब्लॉक कर देता है, कि ताकि वो कोई ऐसा वैसा काम कर सके जिससे कि हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये एमएल की वजह से हमारे पास काफ़ी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हम अपनी मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स, गेम्स, इन सारी चीज़ों के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अब डिप्लॉयमेंट जो है वेब ऐप्स की होगी तो हम उनको यूज़र के लिए एक्सेसिबल बना सकेंगे इजीली, और वो उनको यूज़ कर सकेंगे। अब जेंगो जो है, जेंगो हमारा पाइथन के ऊपर ही हम लोग ज़्यादातर जो मशीन लर्निंग परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर हमारे पास काफ़ी रिच लाइब्रेरीज हैं, टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च वगैरह हम सारा कुछ यूज़ करते हैं मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए। क्लासिकल मॉडल्स के लिए हमारे पास नमपाई, पांडास वगैरह डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, आप उनसे वाकिफ़ होंगे। हमारा यहाँ पर टॉपिक नहीं है फिलहाल कि मशीन लर्निंग किस तरह से है और क्या क्या चीज़ें उसके लिए रिक्वायर है। पाइथन के अंदर ही आपको मशीन लर्निंग, आप मॉडल ट्रेन करते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसी के ऊपर ही फिर हमारे पास एक फ्रेमवर्क है वेब के अंदर जो जेंगो है। तो काफ़ी आइडियल हो जाता है उसके लिए कि आपको एक स्पेसिफिकली कोई एक्स्ट्रा साइड का नॉलेज नहीं चाहिए होता, कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ती अगर आप खुद ही उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं। फ्रंट एंड के अंदर थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है कि आपने किस साइड पर जाना है, बट बैक एंड के लिए आप सिंपल उसी पाइथन लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमारा जेंगो है उसका बेसिक जो मॉडल व्यू आर्किटेक्चर के ऊपर काम करता है। मॉडल व्यू आर्किटेक्चर हमारा क्या है? मॉडल व्यू आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले जब भी आप कोई एपीआई के ऊपर यानी कि वेब यूज़र के ऊपर जाते हैं, यूआरएल के ऊपर जाते हैं, जैसे कि dataseco.com के ऊपर की हैं, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो आपकी कहाँ पर जाएगी? व्यू के ऊपर जाएगी। व्यू जो है उसके हमारा टेम्पलेट और मॉडल के दरमियान में ना ऐसा गेटवे के तौर पे काम करता है कि आपस में। अब सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है हमारे पास व्यू के पास गई है, व्यू डाटा को क्रिएट करेगा, उसको अपडेट करने के सारे भी जितने चीज़ें हैं वो करेगा, एंड देन उसको क्या पास करेगा? मॉडल को पास करेगा। अब मॉडल उसके ऊपर कोई भी डाटाबेस से डाटा फैच करके लेके आए, कोई उसने प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म करनी है, सारा काम जो मॉडल करेगा, एंड देन मॉडल जो है वो सारा प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के बाद डाटा जो है वो वापस व्यू के पास भेजेगा। अब व्यू के पास डाटा आ गया, व्यू ने क्या किया है? व्यू वापस उसको टेम्पलेट वाली साइड पर लेके गया। टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट आपका है ब्राउजर जहाँ पर आपका HTML रेंडर हुआ है, और सारा डाटा जो है आपके यूजर को शो करवा दे। इस तरह से ये जो हमारा जेंगो है थोड़ा सा वर्क करता है रफली। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें प्लीज। अब वाई जेंगो के हमारे पास और भी तो फ्रेमवर्क्स हैं, हमारे पास नोड है, हम एक्सप्रेस में काम कर सकते हैं, PHP का काफ़ी देर पहले काफ़ी नाम था, PHP लारावेल भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो जेंगो जो है फ्लास्क भी है हमारे पास पाइथन के अंदर। अगर हमने पाइथन के अंदर ही काम करना है तो पाइथन में हमारे पास एक फ्लास्क नाम का फ्रेमवर्क भी है जिसके ऊपर हम डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। बट जेंगो जो है, जो आपके मेजर बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे उनके लिए हैवी ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ना काफ़ी बेटर एफिशिएंटली उसको हैंडल कर लेता है। अगर आपका एंटरप्राइज लेवल के ऊपर प्रोडक्ट चले जाता है जहाँ पर कोई दिन में मिलियंस ऑफ यूजर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा बेटर है। अब इसके अंदर कुछ हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स बिल्ट इन फीचर्स भी मिल जाते हैं हमें। बिल्ट इन फीचर्स के अंदर जैसे कि यूजर ऑथेंटिकेशन आ जाती है, और ORM है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग काफ़ी ना इसका बड़ा अच्छा फीचर है। इससे ये क्या है, रिलेशंस के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया होगा कि डेटाबेस के अंदर हम लोग जो है रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं SQL के अंदर, और ऑब्जेक्ट जो है जरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ अगर हम आए तो वूप के अंदर आ जाता है। हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, देन उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो हमारा जेंगो है वो बाय डिफॉल्ट आपके जो क्लास, अच्छा जो जेंगो के अंदर हम कोडिंग करते हैं वो थोड़ा क्लास बेस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस। क्लासेस आती हैं देन उसके ऑब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। अब जो जेंगो का ORM मॉडल है वो क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस के ऊपर ऑटोमेटिकली मैप करता है इजीली। आपको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता कि डेटाबेस में वो किस तरह से आ रहे हैं। जो आपका सिंपल ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा वही क्लास का स्ट्रक्चर होगा, सेम टू सेम उसके रिलेशन बन जाएंगे उधर डेटाबेस के अंदर, SQL के अंदर। इसके अलावा एडमिन पैनल के अंदर हमारे पास इसके डाटा को हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन यूजर ऑथेंटिकेशन और परमिशन के ना
काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें थर्ड पार्टीज वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं, बल्कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑलमोस्ट हमारे पास कुछ अवेलेबल है। एंड देन इसकी जो रेस्ट फ्रेमवर्क हम इसको यूज़ करते हैं, सिंप्लीफाइड हम एपीआईज बना सकते हैं एमएल मॉडल के साथ इंटीग्रेट कम्युनिकेट करने के लिए और उसको वेब ऐप के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। एंड देन जेंगो की जो है कम्युनिटी काफ़ी अच्छी डेवलप हो चुकी हुई है। तो आपको अगर कहीं पे कोई मेजर इश्यूज आता है तो आप इजीली कम्युनिटी के अंदर जाके दूसरे डेवलपर से कांटेक्ट करके अपनी क्यूरीज को रिजोल्व कर सकते हैं, और काफ़ी बेटर है। तो इसलिए जेंगो ज़रा थोड़ा सा बेटर फ्रेमवर्क बन जाता है हमारे पास, कि हमने अपने एमएल मॉडल को डिप्लॉय करना हो और साथ हमने अगर उसको एक प्रैक्टिकल बड़े स्केल के ऊपर लेकर जाना है, कोई अच्छी एप्लीकेशन बनानी जहाँ पर उसको हम ज़्यादा सारे यूजर्स यूज़ कर सकें, तो इसलिए थोड़ा सा हम जेंगो यूज़ करते हैं। अब आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं कि किस तरह से है। सबसे पहले हम जो है अपना मशीन लर्निंग का मॉडल पाइथन के अंदर कहीं पर भी हमने बनाया है, टेंसरफ्लो बनाया, क्लासिकल मशीन लर्निंग पाइटॉर्च का मॉडल, हमने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया डाटा के ऊपर। जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं ना, तो मॉडल ट्रेन करने के बाद उसकी हम एक मॉडल को सेव कर लेंगे। अब ट्रेनिंग टाइम अच्छा खासा उसका लगता है। आपने अक्सर अगर मॉडल को ट्रेन किए हुए हैं या अगर नहीं भी ट्रेन किए, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा मशीन लर्निंग मॉडल्स काफ़ी टाइम लेते हैं ट्रेन होने के लिए। अगर आप चैट जीपीटी की ही बात करें, तो उसके ऑलमोस्ट बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर वो ट्रेन हुआ है, और अगर हम उसको अपनी लोकल मशीन के ऊपर रन करें ट्रेनिंग पर्पजेज के लिए, तो हम उसको नहीं कर पाते। उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आई थिंक कि आपका हार्डवेयर इस रिक्वायरमेंट के ऊपर होना चाहिए, देन ही आप उसको अपने सिस्टम के ऊपर कर सकते हैं। जबकि अभी मेटा ने लामा का जो कोड है उसको ओपन सोर्स कर दिया हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट से आकर अगर देखेंगे, तो वो मिलियंस पैरामीटर से स्टार्ट होता है, देन बिलियंस के ऊपर आता है। जैसे ही वो बिलियंस में जाता है तो उसकी एक्यूरेसी ऑब्वियसली इंप्रूव कर जाती है, बट उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आम छोटे पर्सन के लिए, और जो कि पाकिस्तान में स्पेशली हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी है, तो हम उस तरह से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हमारे पास काफ़ी दूसरी सर्विसेज आती हैं जहाँ पर हम जाकर अपना मॉडल वगैरह ट्रेन कर सकते हैं। खैर, वो एक अलग डिबेट है। सबसे पहले हमने मॉडल ट्रेन कर लिया। मॉडल जब ट्रेन करते हैं उसके बाद हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, तो हम उसको ना फाइल सेव कर लेते हैं कोई भी। उसकी फाइल सेव करने के बाद उसको हमने अपने पास रखवा लिया। अब मॉडल की फाइल तो पड़ी हुई है हमारे पास। देन जेंगो क्या काम करता है, जेंगो हमारे पास उस मॉडल से कम्युनिकेट करता है। इस तरह से अब फ्रंट एंड से यूज़र जो है रिक्वेस्ट करेगा, कोई भी रिक्वेस्ट है, जैसे कि अगर उसने वेदर प्रिडिक्शन करनी है या स्टॉक्स के ऊपर उसने जाना है कि अभी स्टॉक प्रिडिक्शन चल रही है, वो अप जाएगा डाउन जाएगा, तो उसके पास कोई ना कोई थोड़ा बहुत डाटा होगा जिसने मॉडल को पास करना, और उसी डाटा की बेस पर वो प्रिडिक्शन परफॉर्म करके देगा। या अगर हाउस प्रिडिक्शन की बात करें कि हाउस की कितनी वैल्यू होगी, उसका इतना लैंड है, उसके ये फीचर्स हैं, एंड देन उसके अंदर वो वहाँ पर बिजली का मीटर लगा है, गैस का मीटर लगा है, अप टू सो ऑन मल्टीपल थिंग्स हैं, जिसकी बेस पे उस घर की एक वैल्यू का हम एस्टिमेशन कर सकेंगे, इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो सकती है। तो सारा डाटा जो है वो यूज़र जो है वो अपना मोबाइल या वेब ऐप उसको यूज़ कर रहा है, उसके थ्रू वो अपना डाटा जो है वो एंटर करेगा। एंड देन वो डाटा जो है वो फ्रंट एंड हमारा किसी भी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है, एंगुलर है, किसी चीज़ के अंदर हम सिंपल। बल्कि जेंगो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप HTML के ऊपर काम करें तो वहाँ पर आपको अलग से कोई फ्रेमवर्क स्पेशली यूज़ करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ही हम HTML फाइल्स को रखवा सकते हैं। देन मोबाइल ऐप में हमारे पास रिएक्ट नेटिव आ जाता है, एंड्रॉयड के ऊपर बना सकते हैं कोटलिन जावा बेस, एंड देन iOS और फ्लटर के ऊपर हम थोड़ा सा बना सकते हैं। एंड देन ये सारी चीज़ें हमें क्या काम करेंगी, अब यूजर से इंटरेक्ट करके उससे डाटा कलेक्ट करें। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद डाटा हमारे पास बैकएंड के ऊपर जाएगा जेंगो के पास। अब जेंगो जो है उस डाटा को मॉडल को भेजेगा, और उससे प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन वगैरह जिस भी किस्म का टास्क है वो उससे परफॉर्म कराएंगे। देन वो जो मॉडल आउटपुट करेगा, वो मॉडल वापस, अगर हमने उसको डाटाबेस में फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करना, तो हम डाटाबेस में भी स्टोर कर लेते हैं। देन उसको एंड यूजर यानी कि जो हमारा यूजर उसको यूज कर रहा है उसको हम सामने दिखा देते हैं। ये सारी कम्युनिकेशन जो फ्रंट एंड बैक एंड की होती है, ये रेस्ट एपीआईज या फिर हम ग्राफक्यूएल एपीआईज को भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमारा जो है पूरा आर्किटेक्चर जो है ना वो काम करता है, कि डाटा का फ्लो किस तरह से कहाँ पर जा रहा है। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें।
अच्छा, जैसे कि मैं आपको कहता था कि जब हमने मॉडल अपना बिल्ड कर लिया, उसको ट्रेन कर लिया, तो हम उसकी एक फाइल बनाते हैं। अब अगर हम टेंसर फ्लो के अंदर काम करें तो हम H5 फाइल बना लेते हैं। पाईटोर्च के अंदर अगर हम काम करें तो .pth फाइल आ जाती है, .p फाइल आ जाती है, जिसको हम सेव करके एंड चंद एक MBs वगैरह की होती है। उतना टाइम लगता है प्रिडिक्शन के, प्रिडिक्शन ट्रेनिंग टाइम में टाइम इसलिए ज़्यादा लगता है कि हमारे पास डाटा जो है मिलियंस एंड थाउजेंड्स के अंदर भी हो सकता है, जबकि प्रिडिक्शन की बात करें तो हमारे पास सिंगल एक यूज़र का होगा, जो सिंगल यूजर है। तो उसका एक डाटा जाएगा, उसके ऊपर इतना टाइम खास नहीं लगता, उसकी हम फाइल सेव करवा कर रख लेते हैं। एंड देन .pkl हमारे पास एक्सटेंशन साइकिल का, अगर हम कोई मॉडल जो है सेव करवाते हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज ने अपने डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं उस मॉडल को ना स्टोर करवाने के लिए। देन बाद में जब हमने उसको लोड करना होता है, हम उन्हीं लाइब्रेरीज को यूज करते हैं, एंड देन उनके थ्रू हम मॉडल को ना लोड करवा लेते हैं। एंड देन जेंगो के सेटअप के अंदर सिंपल जेंगो इंस्टॉल करें एंड क्रिएट प्रोडक्ट इजीली होता है। उसमें API एंड पॉइंट्स भी हैं जो इजीली आ सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। वही स्टेप्स आगे लिखे हुए हैं जो मैंने भी पीछे बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया, आगे डिटेल्स के साथ लिखे हुए हैं कि ML मॉडल को इंटीग्रेट करने के लिए वापस वही लाइब्रेरीज टेंसर फ्लो वगैरह की यूज़ करेंगे। एंड देन प्रेडिक्शन से हमारा जेंगो का व्यू जो है प्रेडिक्शन परफॉर्म करवा के उसके कनेक्ट करवा के एंड देन API के थ्रू डाटा वापस हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर लेते हैं। फ्रंट एंड इंटीग्रेशन जो है वही API के थ्रू जो है वेब ऐप या मोबाइल ऐप बैकएंड से कनेक्ट करेगी, और जो रिजल्ट्स हैं उसको डायनामिकली हम रेंडर करवा लेंगे। एंड टेस्टिंग के लिए हम पोस्टमैन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। जब आप API बनाएं, आप ऊपर जाएंगे तो पोस्टमैन पे हम सैम्पल डाटा को पास करवाएं एंड देन रिक्वेस्ट ला के देखें कि हमारा डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, या अगर फ्रंट एंड के साइड पर मसला है या बैक एंड साइड पर मसला है, तो थोड़ा डीबगिंग वगैरह में काफ़ी ईजी हो जाता है। और रियल वर्ल्ड डाटा के ऊपर हम प्रिडिक्शन करवा के देख सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह की। तो ये API के थ्रू सारी फ्रंट एंड और बैक एंड की जो है ना वो आपस में कनेक्टिविटी होती है। नेक्स्ट मूव करें। एंड देन ये आप ग्राफ देखें, जो आजकल ये 2024 का 2024 के अंदर एक सर्वे हुआ है कि कौन सा वेब फ्रेमवर्क जो है मोस्ट यूज हुआ है 2024 पूरे के अंदर। जैसे कि अभी ईयर एंड हो रहा है, दिसंबर चल रहा है, तो इसके अंदर आप जेंगो देखें, जेंगो काफ़ी पॉपुलर हुआ है इस पूरे ईयर के अंदर। लारावेल तो काफ़ी देर से टॉप पर ही, एंड देन एक्सप्रेस, नेस्ट JS, रूबी ऑन रेल्स, एंड देन फ्लास्क जो पाइथन एक और फ्रेमवर्क है वो भी इसके ऊपर आ रहा है। तो दैट्स वाई जेंगो आजकल काफ़ी हॉट है, तो आप इसको सीखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा ये। अच्छा, अब बात आती है डिप्लॉयमेंट की। अपने अपना जेंगो सारा कुछ सिस्टम बना भी लिया, जेंगो के ऊपर बना लिया हमने, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर लिया अपनी, हमने वेब ऐप बना ली किसी के ऊपर, या मोबाइल ऐप हमने रिएक्ट पर बना ली, सेटअप पर बना ली। बट अभी वो हमारे पास होता है, हमने उसको इंटरनेट के थ्रू दूसरे यूजर के पास एक्सेसिबल करवाना। उसके लिए हमारे पास सबसे मेजर पार्ट जो आता है वो डिप्लॉयमेंट का। तो जब हमने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर लिया तो उसकी एक फाइल क्रिएट होगी, वो फाइल सिंपल डाटाबेस में स्टोर करवा लेंगे, जहाँ पर भी हमारे पास बाकी कोड वाली फाइल्स पड़ी हैं। एंड देन उन फाइल्स को हमने क्या करना है, किसी सर्वर के ऊपर रखवा दिया, एंड देन उसको हमने होस्ट करना है। अब होस्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अमेजोन का वेब सर्विसेज का है, थोड़ा बहुत फ्री है, देन आगे वो पेड हो जाता है। वर्सल काफ़ी हद तक फ्री है, वर्सल के ऊपर अगर आप डिप्लॉयमेंट करें तो स्टार्टिंग पे इजीली हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। इवन 300 MB की इसकी लिमिट है डिपेंडेंसीज वगैरह की उस फ्री वर्जन के अंदर। देन हम अगर आप पे करें तो आप बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स भी जो है ना उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट कर। अब डिप्लॉयमेंट करने के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल जिस तरह से आप अपने लोकल के ऊपर चलाते हैं वही चंद एक कमांड वो आपने एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर लिखनी होती है। जिस अगर AWS करें तो उसके लिए क्या पैटर्न है, वो उसका अपना पैटर्न होगा। वर्सल के ऊपर करें तो उसकी एक अपनी सिंपल फाइल, इसमें वही कमांड जिसके थ्रू आप अपने लोकल मशीन के ऊपर रन करते हैं, उन्हीं कमांड्स को यूज करते हैं वहां पर जो है रन हो सकते हैं। एंड देन डोकर, डोकर क्या चीज़ है। अब काफ़ी देर पहले कोई मैंने प्रोजेक्ट बनाया, उसके अंदर डिपेंडेंसीज जो थी उनके वर्जन्स, वो वाले वर्जन उस टाइम पर तो लेटेस्ट से ही मैं कोई लाइब्रेरी यूज कर रहा था टेंसर फ्लो वगैरह की। बट जैसे ही टाइम पास हुआ उस लाइब्रेरी का वर्जन जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। और अगर कोई नया
यूज़र उसको प्रोजेक्ट को चलाना चाहे, उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे, आपने वो प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स कर दिया हो, देन उसके पास अगर वो लाइब्रेरी नहीं है, तो कोई मसला आ रहा है कि नई लाइब्रेरी आ चुकी हुई है, तो आप उसका ये करते हैं अपना डोकराइज उसको कर सकते हैं। डोकराइजेशन के अंदर ये होगा, जो हमने लाइब्रेरीज वगैरह सारा कुछ रखा होगा, देन सिर्फ उसमें डोकर फाइल को रन करना होगा। इतनी लाइब्रेरीज जो वर्जन होंगे उस लाइब्रेरीज के, वो ऑटोमेटिकली वही वाले इंस्टॉल करेगा जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर है, ना कि इस टाइम के लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा। एंड देन आगे हम आ जाते हैं कि उसको इंजन एक्स और WSGI वगैरह, अब ये क्या है? अब ये काफ़ी जो है ना, इंजन एक्स, WSG, यूनिकॉर्न वगैरह, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, लेकिन आसान है, इनको हम देख सकते हैं। अब जो जेंगो है हमारा, सबसे पहले तो इंजन एक्स की बात करते हैं। इंजन एक्स जो है हमारा बिटवीन रिवर्स प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है उन दोनों के दरमियान में, जो हमारी जेंगो एप्लीकेशन और यूज़र के दरमियान। अब आपके पास कोई 10,000 अगर यूज़र आ जाते हैं, वो एक ही साथ रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि किस किस रिक्वेस्ट को उसने प्रोसेस करवाना है पहले, किसको उसने बाद में प्रोसेस करवाना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, या एक ही सर्वर के ऊपर ज़्यादा लोड ना आ जाए। तो इसके लिए जो है इंजन एक्स एक प्रॉक्सी के तौर पे काम करता है। सारी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, आपस में मैनेज करेगा, एंड देन देखेगा कि उसने किस सर्वर के ऊपर लोड नहीं डालना, ताकि सारे सर्वर जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर उनके ऊपर रिक्वेस्ट जाती है। अब जो यूनिकॉर्न है और ये WSGI वगैरह है, ये असल में सर्वर है। जेंगो जो है खुद से उन रिक्वेस्ट को इतनी अच्छी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर पाता, उसके लिए उसे WSGI और यूनिकॉर्न वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब ये ऐसा सर्वर के तौर पर काम करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ये डिप्लॉयमेंट के अंदर जब हम जाते हैं, तो सारे जो ऑपरेशंस हैं, अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल अगर यहाँ पर लूँ, सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर आप जो है उधर जाते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तो जो आपको सबसे पहले ग्रीट करते हैं, जो आपके पास आता है, तो वो हमारा इंजन एक्स है। एक फ्रंट गेट के तौर पे काम कर रहा है। क्या करेगा, सबसे पहले ग्रीट करेगा। अगर उसके पास कोई रिक्वेस्ट आती है जिसके अंदर कोई ज़्यादा कोई, जैसे कि को सिंपल पानी चाहिए, तो वो वाली सिंपल क्या करेगा, उसको डायरेक्टली खुद ही ला कर दे देगा, ना कि उसे बैकएंड के ऊपर अपने जहाँ पर वो खाना वगैरह तैयार हो रहा है वहां पर जाना। तो इस तरह के काम जो है ना, वो इंजन एक्स जो है ऑटोमेटिकली वो मैनेज कर लेता है कि कौन सी रिक्वेस्ट अगर वो खुद ही कर सकता है, जैसे कि सिंपल HTML उसको चाहिए, कोई प्रोसेसिंग वगैरह परफॉर्म नहीं होनी, कोई डाटा उसको चाहिए, तो वो खुद ही उसको ला के देगा, ना कि वो बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा। एंड देन आगे आते हैं यूनिकॉर्न और WSGI, ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके किचन के अंदर एज अ शेफ। ठीक है, ये आप कह सकते हैं शेफ हैं आपके, जो क्या कर रहे हैं, आपकी इंजन एक्स ने इनको बताया कि भाई उसको कढ़ाई खानी है, या उसने कोई एक और चीज़ खानी है, तो उसको बताएं कि आपने ये बनाना है। तो यूनिकॉर्न एज अ शेफ काम करते हैं, उन चीज़ों को बनाते हैं, और उनको बनाना कैसे है, वो जेंगो है हमारा। इस तरह से ये आपस में ना कम्युनिकेट करके वर्क करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम करेंगे। अब बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर आया था कि हम लाइट वेट मॉडल्स को यूज़ करें थोड़ा सा, कि अगर हम कोई हैवी मॉडल यूज़ करते हैं मोबाइल ऐप के अंदर, जो हमारा सर्वर अगर वहाँ पर कोई अच्छी स्पेसिफिकेशन हार्डवेयर की नहीं लगी हुई, तो उसको हम लाइट वेट बनाएं, ताकि वो इजीली किसी भी मशीन के ऊपर रन हो सके, बाद में ज़्यादा टाइम ना ले। दूसरा, हम उसको सिक्योर करें। सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं, कोई भी, जैसे मैंने वो कहा है, कोई इंजेक्शन अटैक के कोई अपना कोई स्पेसिफिक डाटा अपने सर्वर के ऊपर रखवाना चाह रहा है, तो उसकी इनपुट्स को वैलिडेट करे कि वो इनपुट ठीक भी है, उसमें कोई मलिशियस थिंग तो नहीं है जो हम उस सर्वर के ऊपर डायरेक्टली भेज दें। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना पड़ता है। एंड सिक्योरिटी के अंदर हम जो कैशे फ्रिक्वेंटली, कैशे क्या है, जो चीज़ हमें बार बार चाहिए है, तो हम क्या करते हैं, अपने पास स्टोर करवाएं, ताकि हमें दूसरी जगह से ना लेके आनी पड़े, तो हम उसको जल्दी से जल्दी सामने शो करवा दें। देन मॉनिटरिंग, उनको APIs को लॉक करके हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो वर्क कर रही है, एंड देन सारी चीज़ें थोड़ा सा आगे चैलेंजेस सोल्यूशंस के अंदर सबसे पहले चैलेंजेस हमारे पास ये आते हैं। हाई लेटेंसी आई थी। हाई लेटेंसी क्या है, जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, प्रेडिक्शन में बाज़ औक़ात काफ़ी टाइम ले लेता है। आई मीन 1-2 मिनट या 30-40 सेकेंड एटलीस्ट भी
खुद लग जाते हैं कोई भी प्रोडिक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो उतने टाइम के अंदर जो है हमने यूजर को बिल्कुल ब्लॉक तो नहीं कर देना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हैं सेलेरी के थ्रू या रैपिड एमक्यू वगैरह है। तो उसमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म होने वाले काम है वो बैकएंड पे होते रहेंगे, एंड देन बाकी ऐप ब्लॉक नहीं होगी, बाकी ऐप हमारी उस तरह से वर्क करती रहेगी। अब मॉडल वर्जनिंग एंड अपडेट, जैसे कि मैं बता रहा था कि लाइब्रेरीज जो हैं वो नहीं आती। जैसे जैसे अभी मैंने जब अपनी बात करता हूँ, मैंने वेब डेवलपमेंट जब सीखनी स्टार्ट की थी, उस टाइम पर एक वर्जन आया था, आई थिंक सो। मैंने नेक्स्ट ईयर पहले स्टार्ट की थी, तो उसमें नेक्स्ट ईयर का ना वर्जन 12 आया था, एंड देन अभी मुझे एक वीक ही हुआ था, एंड देन उसका नया वर्जन आ गया था, नेक्स्ट ईयर 13। तो इतनी तेजी से हमारे वर्जन जो हैं वो चेंज हो रहे हैं कि हमें भी अपने आप को ना साथ साथ अपडेट करना पड़ा। देन मॉडल की वर्जनिंग भी हमने साथ इस तरह से मेंटेन करनी होती है। उसके लिए हम लोग जैसे कोई भी इशू वगैरह आ गया उसका अपनी ऐप के अंदर, तो हम पुराना वाला वहाँ पर चल रहे हैं, देन नए वाले को हम डिप्लॉय कर दें, तो उसके लिए हम गिट वगैरह को यूज़ करते हैं। और CI/CD पाइपलाइन वगैरह रहती हैं रियल टाइम प्रेडिक्शन के अंदर मोबाइल ऐप्स की। अब रियल टाइम प्रेडिक्शन सिंपल से अगर मैं एग्जांपल दूं, जब आपने कोई पोस्ट वगैरह अपलोड की है सोशल मीडिया के ऊपर, और आपका फ्रेंड आपके पास ही बैठा है, एंड देन वो आपको कहते हैं कोई पिक्चर वगैरह लाइक करता है, कोई कमेंट करता है, आपको फौरन उसका मैसेज आया था कि अच्छा आपके फ्रेंड ने ऐसा ऐसा परफॉर्म किया, तो आपको बताया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेब सॉकेट्स को यूज़ करते हैं। वेब सॉकेट्स के हैं कि जो हमारा फ्रंट एंड है, जैसे कि आपने वेबसाइट के ऊपर अगर आप यूज़ करें ज़्यादातर, तो पुरानी वेबसाइट में होता है, जब तक हम उसको रीलोड ना करें पूरी वेबसाइट को, डाटा हमारा चेंज नहीं होता। वेब सॉकेट्स हमारे यहाँ पर आते हैं, जैसे ही बैकएंड पर किसी भी सोर्स के थ्रू डाटा अगर चेंज होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है सर्वर वो फ्रंट एंड को बता दें या मोबाइल ऐप को बता दें, भाई पीछे से बैकएंड से डाटा चेंज हो गया, आप इसको फैच करके लिए, या हम वेब सॉकेट्स के थ्रू वो डाटा थोड़ा, अगर थोड़ी अमाउंट में, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन है तो वो हम भेज दें। जैसे कि अगर आपने लिंक्डइन का भी यूज़ किया हो, तो आप उसको स्क्रॉल कर रहे हो, आप नीचे जाते हैं तो ऊपर जब कोई नई पोस्ट आ रही है तो ऊपर छोटा सा एरो आया था कि न्यू पोस्ट अवेलेबल। तो वेब सॉकेट क्या करती है, वो मैसेज आपके सामने शो करवाई थी कि न्यू पोस्ट अवेलेबल। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसको स्क्रॉल अप करके ऊपर ले जाते हैं, देन नया डाटा फैच करके सामने ले आते हैं। तो इस तरह से हम उनको रियल टाइम प्रेडिक्शन के साथ ना एपीआई के अंदर मैनेज करते हैं। ऑप्टिमाइज एपीआई लिख लें, या फिर हम वेब सॉकेट्स जो आजकल यूज हो रही है उनके थ्रू यूज करें। ऐसा अगर डाटा है तो हम वेब सॉकेट के थ्रू वो डाटा ही भेज दें। अगर डाटा थोड़ा सा मेजर है, जैसे कि लिंक्डइन की मैंने कुछ एग्जांपल दी कि इसने पोस्ट फैच करके ले लिया, तो मल्टीपल पोस्ट है, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मैसेज शो करवाते हैं कि फैच न्यू पोस्ट के लिए आप उसके ऊपर क्लिक करें, देन नई फैच होके आए। तो इस तरह से हम लोग जो है ना ये चैलेंजेस एंड चैलेंज सोल्यूशन है और डिप्लॉय कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड पर मिलते हैं। ये चंद एक रिसोर्सेज हैं जहाँ से जो स्लाइड्स हैं थोड़ी सी प्रिपेयर की गई हैं, यहाँ से आप जाकर मेरी डिटेल के साथ भी पढ़ सकते हैं थोड़ा। इसके अलावा और भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, ChatGPT है, से आप जाकर पूछ सकते हैं। यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, सारा पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज को आप इस तरह से विजिट करें, ये आपके पास आई थिंक सो ये अवेलेबल हो जाएंगे इनके पास स्लाइड्स वगैरह। सो थैंक यू सो मच जुनेद, आपने इतनी इंसाइटफुल जो है ना वो थिंग्स दी हैं, और बहुत आई गेस योर ऑडियंस ने भी बहुत चीज़ें आज लर्न की होंगी। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर मोस्ट इंटरेक्टिव पार्ट ऑफ टुडे सेशन, दैट इज क्यूए सेगमेंट। सो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप माइक ओपन ना करिए, सिर्फ जो है वो चैट बॉक्स में टाइप करते हैं। पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी डेटाबेस ऑप्शंस कॉमनली हम जेंगो के साथ यूज करते हैं। जेंगो जो है बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल लाइट, अगर आप उसको पहली दफ़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो एसक्यूएल लाइट के साथ आती है। तो वो जो हमारी रिलेशनल स्कीम है एसक्यूएल वगैरह उनके साथ उसकी काफ़ी अच्छी बेस्ट ऑप्शन रहती है कि हम उसी को ही यूज़ करें। अदरवाइज हम जो है नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि हम उसको एक्सएल के साथ ही यूज़ करें, ताकि उसका जो ओवर है वो इस तरह से वर्क कर सके। राइट। एक क्वेश्चन मोइज ने पूछा हुआ है कि इज मॉडल अ थर्ड पार्टी हेयर इन इन जेंगो। नहीं नहीं, एक तो मॉडल यहाँ पर दो किस्म के हैं। एक तो मॉडल ये है कि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो तो अलग है, और दूसरा मॉडल एक जेंगो का अपना है, जो उसका मॉडल व्यू टेम्पलेट है ना उसके अंदर है।
तो वो दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं। एक मशीन लर्निंग मॉडल एक अलग चीज़ है, और जेंगो को जो अपना मॉडल जो जिसको हम आम क्लास में क्लास या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, वो एक अलग चीज़। तो सेकंड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू ऑटोमेट ट्रेनिंग ऑफ अ मॉडल? मॉडल की ट्रेनिंग को ऑटोमेट, एक दफ़ा आपने उसको लगा दिया, आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं कोई भी, कि जैसे ही अगर आपने कोई डाटा चेंज हुआ है तो उसको आप ट्रेन करवाना चाह रहे हैं, तो टाइम बाद भी उसको ट्रेनिंग के ऊपर लगा दे, चंद एक कमांड है वो चला दे, तो आपको मॉडल दोबारा ट्रेनिंग के ऊपर लग सकता है। तो छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स हैं, इसका ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आप लिनक्स वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, उसे यूज़ करना चाहिए एक मशीन लर्निंग वाले के लिए, तो वहाँ पर आपने शायद स्क्रिप्टिंग का नाम वगैरह थोड़ा बहुत सुना होगा, या उसको थोड़ा सा अगर नहीं किया तो उसको एक्सप्लोर करें, तो उसके थ्रू हम जो है ना ये चीज़ें ऑटोमेट करते हैं। इवन कोई भी टास्क ऑटोमेट कर सकते हैं स्क्रिप्टिंग के थ्रू। वैसे जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो ज़्यादातर ऑटोमेट ही है। आपने एक दफ़ा उसको क्लिक कर दिया, ट्रेनिंग पर लगा दिया, देन दोबारा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली ट्रेन होता रहता है। आपको इतना भी टाइम लेना है, 1 डे में होना है, 1 आवर में होना है, 7 डेज के अंदर होना है, जितना भी उसको टाइम रिक्वायर है। राइट। सोबिया नूर ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज सीडी पाइपलाइन? सीडी पाइपलाइन जो है हमारे पास की, कहते हैं नाम निकल गया उसका, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट होती है उसको ऑटोमेट करने के लिए ना, मॉडल की वर्जनिंग के लिए, और सीआई भी इस तरह कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है उसकी। तो वो पाइपलाइन हम बिल्ड कर, जैसे ही हमारा कोई नया आया उसकी टेस्टिंग कीजिए, उसको अपडेट किया जाए, देन उसको हम डिप्लॉय कर दें। देन फिर अगेन हमारे पास कोई नई चीज़ आई है, हमने उसको क्या किया, डेवलप किया, देन टेस्टिंग, देन अपडेटिंग एंड देन डिप्लॉय। तो ये एक पूरी पाइपलाइन है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट की। हम एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, साथ साथ हम क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं कि हमने ये काम किया, चंदे को हमने चीज़ें की, उनको हमने देखी है कि ये अच्छी तरह से वर्क कर रही, डेवलप हो गई, उसकी हमने टेस्टिंग भी कर ली है, एंड देन उसको अपडेट करके उसको नया वाला हमने वर्जन जो उसको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। तो ये एक पूरी पाइपलाइन है, राइट। continuous integration, continuous आई development। होप सो कि सोबिया विल गेट गुड इंफॉर्मेशन। मोह शहजाद का क्वेश्चन है कि आर द मॉडल वी डिप्लॉय सेम एज वी डिफाइन इन द ओआरएम? नहीं नहीं, जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो डिफरेंट चीज़ है, और जो ओआरएम के अंदर मॉडल है वो डिफरेंट चीज़ है। वही मजा है। मशीन लर्निंग वाला मॉडल भी मॉडल ही है, लेकिन ओआरएम के अंदर मॉडल वो है जो हम क्लास ऑब्जेक्ट अपना बनाते हैं, वो जेंगो का अपना है। एंड मॉडल मशीन लर्निंग वाला वो डिप्लॉयमेंट जिसकी हम करना चाह रहे हैं वो दूसरी चीज़। राइट। क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स शुड वी कंसिडर बिफोर डिप्लॉयमेंट ऑफ आवर मॉडल? और क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। जो कौन से आपने स्टेप्स कंसिडर करने चाहिए अपने मॉडल से डिप्लॉयमेंट से पहले? मॉडल के डिप्लॉयमेंट से पहले हमें स्टेप्स ये कंप्लीट करने चाहिए कि आपके मॉडल की पहले टेस्टिंग हो जाए डिफरेंट डाटा के ऊपर, कि वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड देन उससे पहले डिप्लॉयमेंट से पहले आपने थोड़ा सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए भी देखना है कि वो उसके अंदर कोई ऐसा रिस्क वगैरह तो नहीं है, अगर कोई उसको कोई हैकिंग वगैरह का या कुछ और मलिशियस एक्टिविटी होती है उसको डिटेक्ट कर पाए, एंड देन ही हम उसको मॉडल को पास करें, ना कि हमारा, ताकि हमारा सर्वर जो है वो क्रैश ना कर जाए। एंड दूसरी चीज़ जो है, मॉडल को थोड़ा सा लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट मीन्स कि अपने सिस्टम को ज़्यादा लोड ना ले, जब प्रिडिक्शन परफॉर्म करें तो वो बैक एंड पे इजीली रन हो जाए, ना कि वो इतने रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर ले कि आपका जो बाकी सिस्टम बेसिक रिक्वायरमेंट्स चलने के लिए चाहिए वो भी रिसोर्सेज आपके पास ना हो चाहिए। ये चंद एक चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। राइट। सो ये मोहम्मद अहमद ने क्वेश्चन पूछा है कि इज इट ऑलवेज गुड टू यूज अ ह्यूज बल्क ऑफ डेटा टू ट्रेन योर मॉडल एंड डज इट क्रिएट एनी नॉइज? राइट। वैसे जो स्टार्टिंग पर हमारे पास मशीन लर्निंग यूज क्लासिकल मशीन लर्निंग की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर हमारे पास डाटा जो था थोड़ा सा कम होता था, उसके ऊपर हमारे मॉडल के रिजल्ट अच्छे आए। लेकिन जब डीप लर्निंग जो है, इतने मॉडल की जब एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो क्लासिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स नो डाउट डाटा के ऊपर अच्छी एक्यूरेसी देते हैं, लेकिन जब हम उसको रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करने जाते थे तो डिफरेंट सोर्सेज जब डाटा हमारे पास आता था, उस पर वो इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते। देन डीप लर्निंग आया, डीप लर्निंग जब आया तो तब हमारे पास डाटा की ना काफ़ी कमी थी, इतना डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, और इतना पॉपुलर भी नहीं है, सके उसको ज़्यादा ज़्यादा में डाटा चाहिए जिससे वो ट्रेन हो सकता है।
ताकि मल्टीपल सोर्सेज का डाटा उसके पास अवेलेबल हो, एंड देन उसके ऊपर वो एक अच्छी एक्यूरेसी अप्रूव करके हमें। ज़्यादा बेटर यही है कि हम जितना डिफरेंट सोर्सेज डाटा लेके आ सकते हैं, उतना डाटा के ऊपर अपने मॉडल को हम ट्रेन करें। और सबसे पहली बेसिक चीज़ ये है कि आपने जो मॉडल की ट्रेनिंग है वो उसी डाटा के ऊपर करनी है जिस डाटा के ऊपर आप जो फ्यूचर के अंदर आपने डाटा उस मॉडल को पास करा। ये नहीं करना कि आपने मॉडल की ट्रेनिंग जो है फर्स्ट किया, एक डाटा जो है आपने पाकिस्तान से कलेक्ट करके उसके ऊपर की हुई है, एंड देन आप उसको डिप्लॉय जो है वो यूएसए के अंदर जाकर कर दें, वो डाटा बिल्कुल ही डिफरेंट आना शुरू हो जाए, तो मॉडल वहाँ पर ऑब्वियसली अच्छी एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसने जो सीखा हुआ है उसने पाकिस्तान के डाटा के लिए से भी सीखा हुआ है, ना कि यूएसए के डाटा के लिए से। अब यही मैं अगर आपको यहाँ पर मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ, देन मैं आपसे जाके मैथमेटिक्स के बारे में कुछ पूछना शुरू कर दूँ, मैथमेटिक्स चलो मशीन लर्निंग में आती है, मैं साइकोलॉजी के बारे में पूछना शुरू कर दूँ या कोई और केमिस्ट्री के बारे में पूछना शुरू कर दूँ, तो वो फिर ऑब्वियसली आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें फिर आपके लिए। Right. Next question is how inference work in Django, in real time in Django. हाउ इन्फ्लुएंस वर्क, In real time in Django. इसका मुझे आइडिया नहीं है, इतना खास अभी देखना पड़ेगा इसका थोड़ा सा। Right. The next question is how to manage different version of pickle file. जिस तरह से डिफरेंट वर्जन है उसका, हम नेमिंग कन्वेंशन चेंज कर सकते हैं कि उसकी पुरानी नेम ये था, देन उसका नया नेम ये वाला है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि टाइम, वैसे टाइम के लिहाज से उसका अगर हम नेम रखें ज़्यादा बेटर है कि नया टाइम, नया नहीं हमने पिकल फाइल बनाई तो हम उसका टाइम का जो है ना उसकी नेमिंग कन्वेंशन है टाइम यूज़ कर लें, तो पता चल जाएगा कि नई वाली मॉडल फाइल आई हुई है, पुरानी वाली नहीं। देन अगर वो सही तरह से वर्क नहीं करती तो हम पुरानी 2 या 3 पिकल फाइल को जो है ना स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो हम पिछली वाली को यूज़ कर लें, ताकि पिछली वाली हम डिलीट ना करें। देन अगर वो पिछली तीनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उससे नई वाली उससे अच्छी दे रही है, हमने उसको रखवाया ऊपर, पिछली तीन को, तीन से जो पुरानी हो गई उनको हम डिलीट करें। Okay. Can you tell us about Docker Compose and Build? डोकर के अंदर सबसे पहले जो है, डोकर बिल्ड के अंदर क्या है, डोकर बिल्ड जब आप चलाते हैं, डोकर वर्सेस सेशन पे नहीं है लेकिन खैर डोकर बताते हैं कि जब हमने डोकर की एक फाइल बनाई है उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसने किस तरह से उस प्रोजेक्ट को ना चलाना है, उसकी कौन कौन सी अपनी लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल करनी है, कौन सा मॉड्यूल आपने इंस्टॉल करना है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी उसने लिख देती है। जब आप बिल्ड करते हैं जितनी भी आपकी फाइल्स होती हैं, जैसे कि कोड वाली फाइल्स हैं जितनी भी, जावास्क्रिप्ट की फाइल है और जो उस मॉडल को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सारी की सारी फाइल्स बिल्ड के दौरान में सारी वहाँ पर कॉपी हो जाती हैं डोकर के कंटेनर के अंदर, एंड देन हम उसको बाद में चलाते हैं। तो बिल्ड के दौरान में सारी वो आपके मॉड्यूल्स वगैरह इंस्टॉल होते हैं, फाइल्स आपकी कॉपी होती हैं स्पेसिफिक कंटेनर में। जब भी आप कोई चेंज करते हैं अपने डाटा कोड के अंदर, आपको दोबारा से ही डोकर की बिल्ड बनानी पड़ती है, एंड देन ये आप उसको चलाते हैं। बिल्डिंग Right. के दौरान में आपका डाटा कॉपी होता है और लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है कर The देते हैं। next question is how does Django compare to other frameworks like Flask or Fast API for ML deployment? जब हम बात करते हैं एमएल डिप्लॉयमेंट में, वो तीनों ही अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन हम अगर बड़ी एप्लीकेशन की बात करें जहाँ पर खाली एमएल हमारा फोकस नहीं, जो खाली एमएल में तो फिर हमें एक छोटा सा फ्रेमवर्क है उसके लिए हम लोग फ्लास्क वगैरह या फास्ट एपीआई को यूज़ कर लें। बट जेंगो हमारे बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, उसके काफ़ी और भी फीचर्स हमें मिल जाते हैं ईआरपी के अंदर, हम उसको अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी पॉपुलर भी है उनकी निस्बत। फास्ट एपीआई रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुई है, बट स्टिल बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग अभी जेंगो ही यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। अगर आप देखें मैंने ये सेशन से पहले ना थोड़ी सी वर्किंग में तो मैंने दोबारा से देखा था कि आजकल कौन सी पॉपुलर, तो जेंगो ऑलमोस्ट अभी स्टिल टॉप 2 3 में हर स्टडी के अंदर आ रही है। राइट, तो जिस तरह लाइक फ्लास्क है, तो ये भी तो फ्रेमवर्क है राइट पाइथन का। सो बट ये लास्ट में राइट, मतलब कि हाँ, ये इसमें लास्ट पे मतलब कि जो पॉपुलर है उस पॉपुलैरिटी की बेस पर उसको सॉर्ट आउट किया है, परफॉर्मेंस की बेस पर इतना खास नहीं। राइट. What steps should be taken to ensure that our data is more secure? डाटा को मोर सिक्योर करने के लिए हम इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
एन्क्रिप्शन मीन जब आप डाटा को एपीआई फ्रंट एंड के थ्रू बैक एंड पर भेजते हैं एपीआई के थ्रू, तो डाटा स्ट्रेट अवे ना चला जाए, ये किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाना चाहिए। कोई हैश हो सकता है, कोई कोई भी टोकन हो सकता है। ये नहीं है कि आपने उसका अपना नाम और पासवर्ड जो है आपने भेजना है, तो आप सिंपल अपना नाम, मेरा नाम जुनेद अली, एंड देन मैं पासवर्ड में भी मैंने जुनेद डॉट अली समथिंग कुछ नंबर वगैरह 1 2 3 4 5 6 एंटर किया। तो वो जो पासवर्ड है, चलो नाम तो मेरा ठीक है, विजिबल है सारों को, लेकिन जो मेरा पासवर्ड है वो सेम टू सेम एसटीसी आती है कि रास्ते में से अगर कोई उसको एक्सेस करने की ट्राई करे तो उसके बाद मेरा पासवर्ड चला जाएगा। तो पासवर्ड को एनक्रिप्ट फॉर्म में या बाकी डाटा भी अगर आप एनक्रिप्टेड फॉर्म भेजना चाह रहे हैं, उसको हैश कर लें या किसी टोकन के अंदर उसको एनक्रिप्ट कर लें, जेसन वेब टोकन, जेडब्ल्यूटी टोकन है, तो उसके थ्रू हम एनक्रिप्ट करके उसको भेजना चाहिए। स्ट्रेट अवे नहीं भेजना चाहिए डाटा। एंड देन वापस जब हम बैकएंड में जाएंगे, सेम वही जो हमने हैश फंक्शन और वो सारी चीज़ें यूज़ की होंगी, उसी को दोबारा हम उसको डिकोड करके एंड देन अपने डाटा को एक्सेस कर लेंगे। इस तरह से दरमियान में अगर कहीं से कुछ इशू वगैरह आता है, तो हमारा डाटा जो है वो सिक्योर रहेगा। अगर कोई उसको एक्सेस भी कर लेता है, तो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता कि हमारा हैश फंक्शन या हमने इंक्रिप्शन किस मेथड के थ्रू परफॉर्म की। Right. So the next question is, K, what's the simplest way to containerize my Django app with a machine learning model using Docker and ensure it scales smoothly? डोकर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपल डोकर डेस्कटॉप डाउनलोड करें और आपको सिंपल एक छोटी सी डोकर की फाइल लिखनी है। डोकर फाइल में आप, अगर तो मशीन लर्निंग का मॉडल है तो सबसे पहले आएगा कि पाइथन का आपने वर्जन कौन सा यूज़ करना है। कुछ पुराने मॉडल में तो पाइथन 3.6 3.7 यूज़ कर रहे थे, लेकिन आजकल 3.12 पाइथन वर्जन, पहले पाइथन वर्जन आ जाएगा। देन हम उसकी जितनी भी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं उसकी लिखते हैं कि ये pip install समथिंग रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, एंड देन उसको रन करने के लिए चंद एक कमांड वो डॉकर फाइल के अंदर लिखी जाती हैं। उसके बाद ज़्यादा कुछ खास नहीं है डॉकर करने के लिए, सिर्फ एक फाइल लिखनी है एंड देन आप रेडी टू गो एंड डॉकर। So, I guess it will be like last question, K, how do you optimize APIs for faster predictions? एपीआई को ऑप्टिमाइज हम इस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिडिक्शन के अंदर सबसे पहले तो यही है कि मॉडल जो प्रोसेसिंग के लिए टाइम ले रहा है वो कम से कम ले, क्योंकि एपीआई को डाटा लेके आने में इतना टाइम नहीं लगता, प्रोसेसिंग में टाइम मेन लगता है। तो अगर हम प्रिडिक्शन को फास्टर करना है तो आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। एपीआई का टाइम ऑलमोस्ट वही है, सेम ही। आप कोड जो है ऑप्टिमाइज लिखने की ट्राई करें। ये थोड़ा सा कोई और डेवलपर भी आपका कोड पढ़ा तो उसे भी समझ आएगी। जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंडस्ट्री के अंदर यूज़ की जाती है उसके ऊपर कोड लिखा जाता है। बाकी मॉडल को हमने ऑप्टिमाइज करना होता है कि एमएल मॉडल जो कम से कम टाइम दे प्रोडिक्शन परफॉर्म करने में। और बाकी जो हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज़ कर लेते हैं, तो जब प्रोडिक्शंस परफॉर्म हो रही हैं तो हमारी पूरी ऐप जो है वो ब्लॉक ना हो जाए, बाकी ऐप चलती रहे, सिर्फ वो वाला पार्ट जो बैक एंड पर परफॉर्म हो, जैसे ही वो हो जाए सामने हम उसको शो करवा देंगे यूजर के पास। Right. Next is, what are the career opportunities for someone specializing in ML model deployment? डिप्लॉयमेंट में अगर आप जाते हैं तो खाली एमएल मॉडल, आपको डेवऑप्स के आपने नाम सुना होगा। और डेवऑप्स के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है। इसमें थोड़े से लोग कम भी जाते हैं कि आपको थोड़ा सा सर्वर बेस्ड पर्सन नॉलेज चाहिए और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाती हैं, बट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर। और आने वाला जो हमारा दौर है उसके अंदर एमएल ओप्स एंड डेवऑप्स इसका काफ़ी ज़्यादा काम है, तो ये आपको सीखनी चाहिए। ये अगर आपको अच्छी तरह से आती है देन मेक श्योर है कि आपको कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोई जॉब मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप फारिग बैठे हो। Right. How to make machine learning scalable solutions in Django? क्वेश्चन, हाउ टू मेक मशीन लर्निंग। Scalable solutions in Django. मशीन लर्निंग स्केलेबल सॉल्यूशन जेंगो से इसका कोई डायरेक्टली खास तो लिंक नहीं है। मशीन लर्निंग वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल अलग चल रहा है, जेंगो वाला पार्ट थोड़ा सा अलग चल रहा है। जेंगो क्या कर रहा है, सिर्फ उस फाइल मॉडल फाइल जो आपने बना लिया हुआ मॉडल, उस उसके थ्रू कम्युनिकेट करके आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है। वो ऐसा दरमियान में कह लें ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है। वो उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि स्केलेबल सोल्यूशन बनाने के लिए आपका मॉडल ही अच्छा होना चाहिए, लाइट वेट एंड बाकी सारी चीज़ें। मॉडल अगर आप मॉडल फाइल बुरी भी रख देंगे, जेंगो जैसा मर्जी आप लिख दें, तो उसकी जो जो भी फाइल उसकी जो भी प्रोडिक्शन आएगी उसमें एज इट इज शो करनी है, जेंगो ने उसको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो आएगी आउटपुट वही आपके पास सामने शो। तो अगर हमने ज़्यादा बेटर बनाना है तो मॉडल को ही हमें फोकस करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना
हमारा Okay, the last question will be, can you tell me more about WebSockets? वेब सॉकेट्स, सबसे पहले अगर आप लोगों ने पूलिंग का एक कंसेप्ट सुना हो, पूलिंग क्या है? जब भी बैकएंड पे डाटा चेंज होता है तो फ्रंट एंड को कैसे पता चलेगा कि बैकएंड पे डाटा चेंज हो गया है? इसके लिए हम पहले ही जो काम करते हैं वो है पूलिंग। दो कंसेप्ट हैं, वेब सॉकेट्स एंड पूलिंग। पूलिंग में ये है कि आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करते हैं, उससे पूछते हैं डाटा चेंज हुआ, डाटा चेंज हुआ, डाटा चेंज हुआ। जैसे डाटा चेंज होता है आप नया डाटा फैच करके सामने लेके आते हैं। बट ये इतनी अच्छी अप्रोच नहीं कि आप बार बार सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करो बिला वजह, यहाँ पे डाटा चेंज हो गया, मुझे बताओ डाटा चेंज हुआ है कि नहीं। इसके बजाय जो है ना हम वेब सॉकेट यूज करते हैं। एक तरह से कह लो ट्रिगर्स के तौर पे काम करते हैं। जैसे ही बैकएंड में डाटा चेंज होता है, आपका ना एक कनेक्शन बना देता है डाटा के साथ, बैकएंड और फ्रंट एंड का। वो चलता रहता है। उस कनेक्शन में जैसे ही बैकएंड में डाटा चेंज होगा तो फौरन एक छोटा सा मैसेज, अगर डाटा बहुत बड़ा है तो हम मैसेज भेज दें फ्रंट एंड वाली साइड पर, यहाँ पर डाटा चेंज हो गया, अब आप रिक्वेस्ट करके नया डाटा मंगवा सकते हैं। या फिर अगर डाटा बिल्कुल छोटा सा है, कोई नोटिफिकेशन ही शो करवाना है, तो ना पूरा का पूरा नोटिफिकेशन एक स्ट्रिंग मैसेज उसको सामने भेज देते हैं कि चलिए ये मैसेज है आपके लिए। तो ये वेब सॉकेट्स काम करते हैं बैकएंड पर डेवलपमेंट करने Right. के लिए रियल टाइम। So, guys, that brings us to the end of today's session.